Good morning to all of you. Today I am going to discuss about the client centered therapy. आज हम सभी क्लाइंट सेंटर थेरेपी, जिसको हम हिंदी में व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा या रोगी केंद्रित चिकित्सा कहते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस चिकित्सा विधि का जो प्रतिपादन था वो कार्ल रोजर्स द्वारा 1940 के दशक में किया गया। इस विधि को हम पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या नॉन डायरेक्टिव थेरेपी के रूप में भी जानते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि नॉन डायरेक्टिव थेरेपी के नाम से भी हम इसे पुकारते हैं। क्लाइंट सेंटर थेरेपी इस एजम्पशन पे या इस मान्यता पे बेस्ड है कि अगर चिकित्सक के द्वारा सही परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाएगी तो क्लाइंट में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इससे पहले जो भी साइकोडायनेमिक थेरेपी या साइको एनालिटिक थेरेपी जो भी आप कह ले, उसके लिए चिकित्सक के लिए थेरेपिस्ट का वर्ड का यूज किया जाता था, और जबकि रोगी के लिए पेशेंट वर्ड का यूज किया जाता था। परंतु अब इस थेरेपी में थेरेपिस्ट के लिए काउंसलर का वर्ड का यूज किया गया और रोगी के लिए क्लाइंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया। रोजर्स ने मानव प्रकृति के बारे में कुछ पूर्व कल्पनाएं दी। जैसे उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति को उनके अपने प्रत्यक्ष तथा भाव के आधार पर सही ढंग से समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम व्यक्ति को जानना चाहते हैं वो कैसे है, तो हम उसका जो परसेप्शन है, उसकी जो फीलिंग है, जो अफेक्शन लेवल है, उसके आधार पर हम उसको जान सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो हेल्दी पर्सन होते हैं उन्हें वो अपने व्यवहार के बारे में पूर्णतः अवगत होते हैं। उन्होंने बताया कि जो स्वस्थ लोग होते हैं जन्मजात रूप से बहुत ही उत्तम होते हैं और प्रभावी होते हैं। वो तभी डिस्टर्ब होते हैं जब वो दोषपूर्ण सीखने की अनुभूति करते हैं, या समझ लीजिए कि वो दोषपूर्ण सीख जाते हैं। उनका ये कहना है कि स्वस्थ लोग जो भी होते हैं वो उद्देश्यपूर्ण होते हैं और लक्ष्य निर्देशित होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि चिकित्सक को क्लाइंट की के लिए घटनाओं में जोड़ जोड़ करके, उन घटनाओं को जोड़ तोड़ करके उसके अनुरूप नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन्होंने ये बताया कि हमें क्लाइंट के मन में स्वतंत्रता का भाव देना चाहिए ताकि वो स्वयं ही सेल्फ डायरेक्टिव हो सके। तो ये कुछ मान्यताएं थी जो कि रोजर्स ने क्लाइंट के बारे में डेवलप की। उन्होंने ये बताया कि काउंसलर यानी जो थेरेपिस्ट है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। उन्होंने ये बताया कि एक थेरेपिस्ट के अंदर 3 गुणों का होना परम आवश्यक है। पहला गुण है अनकंडीशनिंग पॉजिटिव रिगार्ड, जिसको हम बिना शर्त के धनात्मक सम्मान कहते हैं। दूसरा जो क्वालिटी उन्होंने बताया, उस क्वालिटी का नाम उन्होंने इम्पैथी बताया। और थर्ड जिसे हम परानुभूति हिंदी में कहते हैं, और थर्ड है कॉन्ग्रुएंस, जिसको हम संगतता कहते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं ये चीजें है क्या। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहने का मतलब ये है कि रोजर्स की चिकित्सा पद्धति में चिकित्सक द्वारा शर्तहीन धनात्मक सम्मान किया जाता है, यानी हम रोगी के सामने किसी तरह का कोई शर्त नहीं रखते हैं। इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि इसमें जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट को एक व्यक्ति के रूप में विशेष ध्यान देता है। साथ ही साथ चिकित्सक उसे स्वीकार करता है कि वो जैसा है वैसे हम उसे स्वीकार करें। साथ ही साथ उसमें जो परिवर्तन की क्षमता है उसमें विश्वास करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसमें 3 पहलू सामने निकल के आते हैं। पहला, चिकित्सक क्लाइंट पर एक व्यक्ति के रूप में विशेष ध्यान देता है। कहने का तरीका ये है, कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति को जैसा वो है वैसे स्वीकार करता है, उसमें किसी तरह की कोई शर्त हम रखते नहीं हैं। दूसरा, चिकित्सक क्लाइंट को स्वीकार करते हैं बिना किसी शर्त के, जैसे है वैसे हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, उनकी जो फीलिंग है उस पर रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही साथ हम उसके संवर्धन यानी कि ग्रोथ के बारे में एक तरह का बिलीफ करके चलते हैं कि उसमें ग्रोथ पॉसिबल है। थर्ड, क्लाइंट जो थेरेपिस्ट होता है वो जो है क्लाइंट में परिवर्तन की क्षमता पे विश्वास करता है। वो ये मान के चलता है कि अगर हम उसे सही परिस्थिति दे देंगे तो उसमें अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। दूसरा,
जो क्वालिटी होना चाहिए, पहली क्वालिटी जो मैंने बताया अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। दूसरी क्वालिटी एम्पैथी होना चाहिए। एम्पैथी वर्ड बहुत ही प्रचलित वर्ड है जिसका मतलब आप सभी जानते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है कि चिकित्सक क्लाइंट को उसकी ही भाव से उसे समझता है, यानी कि वो पर्यावरण को अपनी नजर से ना देख के क्लाइंट की नजर से देखता है, और इसी को हम इम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। इम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि रोगी जैसे ही पर्यावरण को देखता है, हम पर्यावरण को उसी नजर से देखते हैं, इसे इम्पैथी कहते हैं। थर्ड बात जो क्वालिटी होनी चाहिए वो कॉन्ग्रुएंस यानी संगतता की होनी चाहिए, यानी जेन्युइननेस की होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह होता है कि चिकित्सक को क्लाइंट के साथ एक यथार्थ एवं वास्तविक संबंध विकसित करना चाहिए, और वह जितना भी अधिक ऐसा संबंध विकसित कर लेगा, वह उतना ही ज्यादा सफल होगा कि वह उस उसकी जो ग्रोथ है उसका प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट कर पाएगा। तो ये थर्ड जो चीजें हैं, तीन चीजें चिकित्सक में होना चाहिए। फर्स्ट है आपका अनकंडीशनिंग पॉजिटिव रिगार्ड, दूसरा एम्पैथी, थर्ड इज कॉन्फिडेंस। दूसरा नेक्स्ट है कि अब हम इस थेरेपी के द्वारा क्लाइंट के डायमेंशंस में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे अगर हम इस तरह की परिस्थितियों को पैदा करेंगे, इफ और देन वाली। तो कुछ फ्री बीमाएं हैं जिसमें क्लाइंट भी डेवलपमेंट होगा, या हम कह सकते हैं चेंजेस आ सकते हैं। पहला, इंक्रीज इन अवेयरनेस ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट की अभिवृद्धि में वृद्धि हो जाएगी, अभिविज्ञा में वृद्धि हो जाएगी। इस तरह की चिकित्सा में क्लाइंट अपनी उन भावों के निकट संपर्क में आता है जिससे वो पहले अपनी अभिविज्ञा से दूर रहता है, अपनी अवेयरनेस से दूर रहता है। जब चिकित्सा द्वारा इसकी कंडीशन यानी कि परिस्थिति दे दी जाती है, तो उसके अवेयरनेस में अपने आप वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है आत्म स्वीकार आप करने लगते हो। रोजर्स द्वारा प्रतिपादित इस चिकित्सा के दौरान धीरे धीरे क्लाइंट सेल्फ क्रिटिसिज्म करता पाया जाता है, तथा वह अपने आलोचनाओं को अपने आप के प्रति अधिक स्वीकार करते हुए देखता है, और अपने भावों और व्यवहार का उत्तरदायित्व वो स्वयं अपने ऊपर लेता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा में रोगी में जो संज्ञानात्मक लोड होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति समझ जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी जो लर्निंग हुई है उसे हमें चेंजेस लाना है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इंटरपर्सनल कंफर्ट। रोजर्स द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा में जैसे जैसे चिकित्सीय सत्र में वृद्धि होती चली जाती है, क्लाइंट विभिन्न तरह के संबंधों में अधिक से अधिक आराम या सुख चैन का अनुभव करने लगता है, यानी कि उसे कंफर्ट की फीलिंग होने लगती है। इसका नतीजा होता है इंक्रीज इन सेल्फ रिलायंस, आत्म आस्था में वृद्धि होती चली जाती है। जैसे जैसे ये सत्र, ये सेशंस आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम क्लाइंट जो होता है दूसरे पे कम निर्भर होने लगता है, वो अपनी क्षमताओं पर अधिक से अधिक भरोसा करना होता है। परिणाम यह होता है कि वो जितनी भी सामाजिक समारोह होता है उसमें जाना शुरू कर देता है और अपनी आत्म अभिव्यक्ति करना शुरू हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंजेस इज ओवर्ड बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट के स्पष्ट व्यवहारों में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। तो क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा में क्लाइंट के स्पष्ट व्यवहार में काफी परिवर्तन आ जाता है। उसका जो व्यवहार है पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। वो अपने सेल्फ को कुछ ज्यादा ही ऑब्जेक्टिव रूप से देखने लगता है और वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में देखने लगता है। तो ये टोटल आपकी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है। इस थेरेपी के कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं। गुण क्या है? ये काफी ज्यादा स्पष्ट थेरेपी है, मतलब काफी ज्यादा कहेंगे कि इजी है, और बहुत ही वास्तविक है। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल मेथड होता है। इफ एंड देन की परिस्थिति से ये आरंभ होता है। लेकिन इसके बावजूद इस थेरेपी की कुछ कमियां हैं, जैसे बहुत ज्यादा अगर कोई क्लाइंट गंभीर है या वो साइकोसिस से पीड़ित है, तो इसके द्वारा थोड़ा सा इलाज करने में मुश्किल होता है, तो उस समय हम इसको एक अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इस थेरेपी की सबसे मेन विशेषता ये है कि इसमें क्लाइंट को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि क्लाइंट में धीरे धीरे अपने परिवार में या अपने व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये हुआ क्लाइंट सेंटर थेरेपी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट थेरेपी के साथ। थैंक यू सो मच।